बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू ऑल आर वेल। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम इंडिकेशंस ऑफ स्ट्रेचिंग, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ स्ट्रेचिंग, इसके अलावा जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू होती हैं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेचिंग या फिर इमोबिलाइजेशन, वो सारा कुछ आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो है ना वो कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू ग्रैब एवरी कॉन्सेप्ट, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अच्छा, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ स्ट्रेचिंग जो है ना वो यहाँ बुक में जो है उन्होंने बॉक्सेस में दी हुई है। मेक श्योर टू रिमेंबर देम ऑल। अब इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि ये जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ स्ट्रेचिंग। और सेकेंडली ये कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर भी जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और इंडिकेशंस ऑफ स्ट्रेचिंग दे सकते हैं। तो ये जो है ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है और इसको जो है वो बहुत अच्छे से समझना है। अब पहली कॉन इंडिकेशन क्या आती है कि इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं। आई होप आप सबको पता होगा कि इंडिकेशंस वो जो है वो कह सकते हैं वो उस चीज़ को कहते हैं कि जब हमें जो है उस टेक्निक की ज़रूरत पड़े। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होंगी जिसके अंदर हमने स्ट्रेचिंग करवानी है। ठीक है, तो वो होंगी हमारी इंडिकेशंस, और वो कंडीशंस जिसके अंदर हम जो है वो स्ट्रेचिंग नहीं करवा सकते, दोज कंडीशन वुड बी आर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अच्छा, अब है इंडिकेशंस क्या-क्या हैं हमारे पास कि रेंज ऑफ मोशन इज़ लिमिटेड बिकॉज़ ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू हैव लॉस्ट देयर एक्सटेंसिबिलिटी एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ एडिशन, कंट्रैक्चर्स, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। अब ये सारी चीज़ें हम जो है ना वो पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब हमने हाइपोमोबिलिटी की बात की थी कि जब स्ट्रेचिंग जो है ना वो किन चीज़ों में जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, जब हम जो है वो अ, हाइपोमोबिलिटी की बात करते हैं। किसी भी वजह से रेंज ऑफ मोशन जो है ना वो लिमिटेड हो गई है, एडिशंस की वजह से, या तो कॉन्ट्रैक्चर हो गए या स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन हो गई है। उन सब की वजह से जब हमारी रेंज ऑफ मोशन में लिमिटेशन आएगी तो आप जो है वो स्ट्रेचिंग करवाएँगे। दूसरा है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड मोशन में लीड टू स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटीज़ दैट आर अदरवाइज प्रिवेंटेबल। ठीक है, अब ये होता है कि जब हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड मोशन हो गए किसी भी वजह से, जो हमने वजह पढ़ी, उस वो क्या हो गया कि वो अब आपको कहाँ लेकर जा रहा है, वो फर्दर डिफॉर्मिटीज़ की तरफ लेता हुआ जा रहा है, जो कि अदरवाइज वो प्रिवेंटेबल होते हैं, लेकिन उसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड मोशन जो है उस वो आपको अदर स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटीज़ की तरफ लेकर जा सकती है, तो भी आप जो है वो स्ट्रेचिंग ही चूज़ करोगे। फिर दूसरा आता है हमारे पास मसल वीकनेस एंड शॉर्टनिंग ऑफ अपोजिंग टिश्यू हैव लेड टू लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। यहाँ पे जैसे मसल वीकनेस हो गई है या शॉर्टनिंग ऑफ अपोजिंग टिश्यू, मतलब समझ आया इस बात का कि मसल वीकनेस ये तो समझ आता है। ठीक है, मसल जो है वो कमज़ोर हो गए जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन पूरी गेन नहीं हो पा रही, वो सही तरह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। इसके अलावा शॉर्टिंग ऑफ अपोजिंग टिश्यू की क्या बात कि ये स्ट्रेचिंग में ना ये चीज़ आपको बहुत कन्फ्यूज़ जो है ना वो करेगी कि कहीं जो है ना वो ये हो रहा होगा कि अच्छा यहाँ फ्लेक्सर्स जो है वो स्ट्रेच हैं तो एक्सटेंशन नहीं होगी, और यहाँ एक्सटेंसर जो है वो स्ट्रेच्ड हैं, और एक्सटेंसर जो है ना वो कंट्रैक्ट हुए हैं, या एक्सटेंसर्स में चाहे वो कंट्रैक्चर आ गया तो यहाँ पर फ्लेक्जन नहीं होगी। तो जब आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ना इस चीज़ की, तो आप जो है ना वो पहले पहले थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन इंशाल्लाह मतलब बाय फर्दर प्रैक्टिस आपको जो है वो चीज़ आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जब जब भी हम पढ़ेंगे ना तो हमने इसको बहुत मतलब ध्यान से समझना है कि शॉर्टनिंग ऑफ अपोजिंग टिश्यू का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल हम मेरे पास ये आर्म है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरी एल्बो है, ठीक है, ये मेरी आर्म है, ये फोर आर्म है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ फ्लेक्शन कर रही हूँ ना, ठीक है। अब ये हुआ है मेरे पास कि मेरे जो एक्सटेंसर्स है ना वो क्या हुआ है, इसके अंदर या तो ये वीक है या तो इसके अंदर कंट्रैक्चर्स बना हुए हैं। तो जब ये वीक होंगे ना तो देखिए सिनर्जी से काम हो रहा होता है सब कुछ, जो हमारी मसल्स हैं वो एक मतलब एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं ना, कि अगर फ्लेक्शन हो रही है तो जो यहाँ एल्बो के जो मेरे फ्लेक्सर्स हैं जो यहाँ होंगे बेसिकली, तो जब वो कंट्रैक्ट करेंगे और ये जो एक्सटेंसर्स हैं ये रिलैक्स करेंगे तो मेरे पास अच्छी फ्लेक्शन होगी। लेकिन अब अगर ऐसा हो कि फ्लेक्सर्स तो कंट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सटेंसर्स है ना या तो वो जो है वो वीक हो गए, या तो उनका जो
फंक्शन है, किसी भी वजह से वो लॉस हो गया, इनोवेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या फिर वो उनके अंदर कॉन्ट्रैक्चर आ गया किसी भी इंजरी की वजह से, तो ये अगर नहीं काम करेंगे ना तो मेरी फ्लेक्शन जो है वो सही से नहीं हो पाएगी। तो ये है कि मसल वीकनेस एंड शॉर्टनिंग ऑफ अपोजिंग टिश्यू हैव लेड टू लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। तो वो चीज़ हमने डील करनी है इसके अंदर। इसके अलावा मे बी अ कंपोनेंट ऑफ टोटल फिटनेस और स्पोर्ट स्पेसिफिक कंडीशनिंग प्रोग्राम डिजाइन टू प्रिवेंट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज। आप इसको एज अ जनरल स्पोर्ट एज अ मतलब जनरल फिटनेस भी ले सकते हैं इन द स्पोर्ट्स प्रोग्राम, क्योंकि अभी हम जो है वो जब वो पोटेंशियल बेनिफिट पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो उसके अंदर ये पता हमें जो है ना वो हम पढ़ेंगे कि स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, या प्रायर टू एक्सरसाइज जो हम वार्म अप कर रहे होते हैं या कूल डाउन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग, किस किस चीज़ों से जो है ना ये हमें प्रिवेंट कर रही होती है, ये हम देखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास कि मे बी यूज प्रायर to and after the vigorous exercise to potentially reduce the post exercise muscle soreness। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहती थी कि डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस होता है या फिर पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस होता है। इसमें होता क्या है कि जब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, ठीक है, वो जो है ना सबसे मतलब मैं ये कह रही हूँ कि उन बंदों में ज़्यादा होते हैं जो कि जिनकी एक्टिविटी जो होती है ना वो कम होती है। अब एक्टिविटी उसकी उनकी जो है वो काफ़ी अर्से से कम है, एंड सडनली दे फेल्ट द अर्ज ना कि आप जो है वो कि हम एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो एक साथ क्या करते हैं कि वो पहले दिन ही तकरीबन आधे घंटे की जो है वो एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, जिसके अंदर वो मतलब काफ़ी विगोरस किस्म की एक्सरसाइज, स्ट्रेनस किस्म की एक्सरसाइज करते हैं। तो क्या होता है कि उनके जो मसल्स होते हैं ना वो सोर हो जाते हैं, मतलब वो उनमें मतलब एक बर्निंग सेंसेशन आ जाती है, वो जो है वो बहुत पेनफुल फील कर रहे होते हैं, और वो फिर वो और इसके अलावा वो जो है ना फिर वो बहुत ज़्यादा शार्पनिंग पेन हो रहा होता है मसल्स के अंदर ना। और इसके अलावा मतलब वो जो है फिर वो एक्टिविटीज़ जो है ना वो मज़ीद परफॉर्म नहीं कर पाए, उनके टांगों में जो है वो दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है। तो ये चीज़ होती है। मतलब मैंने एक बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है कि मसल सोरनेस क्या होती है। तो पोस्ट एक्सरसाइज ये चीज़ें हो जाती हैं। तो उन चीज़ों से भी बचाने के लिए जो है ना वो हमारे पास स्ट्रेचिंग होती है, मतलब आप स्ट्रेचिंग जो है वो करते हैं। लेकिन इसका एक अलग एक कॉन्सेप्ट है एक्यूट स्ट्रेचिंग और क्रॉनिक स्ट्रेचिंग का। उनमें से क्रॉनिक स्ट्रेचिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, अभी मैं आगे जाके पढ़ेंगे। वो जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रिवेंट कर रही होती है डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस को। अच्छा, ये हमारे पास इंडिकेशंस हो गई। अब हम आगे जाते हैं, ये अब आती है हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के किन किन कंडीशंस में हम स्ट्रेचिंग जो है वो नहीं दे सकते। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ स्ट्रेचिंग में क्या क्या आ जाएगा? बोनी ब्लॉक लिमिट्स जॉइंट मोशन। बोनी ब्लॉक है जो जॉइंट के मोशन को लिमिट कर रहा है। अब अगर हम ये इसके अंदर देंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारी एल्बो है, ठीक है, अ, ये एल्बो है, ठीक है। अब एल्बो की अगर हम एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है, अब एल्बो की जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो एक एंड फील जो है ना वो एक महसूस होती है कि जो दो बोन्स है ना वो आपस में जाकर यूं ऐसे लॉक हो जाती हैं। जब वो लॉक हो जाती है तो वो फर्दर मूवमेंट को अलाउ नहीं कर रही होती, बट दैट्स द नॉर्मल एंड फील, दैट्स नॉट एबनॉर्मल, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी इंजरी की वजह से आपको आपको एक हार्ड सी एंड फील मिल रही होती है। आई होप आप लोगों को एंड फील का कॉन्सेप्ट समझ आता हो। एंड फील इज समथिंग मतलब विच इज़ फेल्ड बाय द थेरेपिस्ट। जब वो पैसिव मोशन करवा रहा होता है पेशेंट की, तो उसको जो है ना एक सेंसेशन मिलती है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक डिफॉर्मिटी हुई हुई है किसी की भी, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी ये रिस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जो है वो कुछ भी इंजरी हुई हुई है रिस्ट में, तो जब अब ये जो है ना ये मेरी रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है, ये मेरी रेंज ऑफ मोशन है रिस्ट की, ठीक है। ये फ्लैक्शन हो रही है पूरी, ये फ्लैक्शन हो रही है। अब ऐसा होता है कि अब फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है ना और उसको यहाँ पर इंजरी हुई हुई है, तो जब थेरेपिस्ट इसकी जो है ना वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन उसको करवा रहा होगा ना, पैसिव एक्सरसाइज करवा रहा होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी पूरी रेंज ऑफ मोशन ये मैं यहाँ आकर अगर वो पेशेंट रुक रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होगी जो थेरेपिस्ट को पैसिव मोशन करवाते हुए यहाँ पर फील होगी, जो या तो सॉफ्ट हो सकती है, या तो हार्ड हो सकती है, या तो फिर्म हो सकती है। तो मतलब दैट फील, मतलब जो वो परसीव कर रहा होता है थेरेपिस्ट उस फील को, वो एंड फील होती है कि वो अगर आगे उस मूवमेंट को बढ़ने नहीं देती, इस यहाँ तक रेंज है ना वो यहीं तक रहती है, तो इस मूवमेंट को जो है ना वो बढ़ने नहीं देती। और ये जो एक फ़ील होती है उसको हम एंड फ़ील कह रहे होते हैं। मतलब आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आसान अल्फाज में जो है समझा सकूँ। तो अब अगर कोई बोनी ब्लॉक आ रहा है जो जो उस जॉइंट के मोशन को लिमिट कर रहा है, तो वो चीज़ उस वक़्त आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अगर आपने एक बोनी ब्लॉक आ रहा था, ठीक है? एक बोनी ब्लॉक आ रहा था, अब फर्दर आपने उसको और मज़ीद स्ट्रेच करने की कोशिश की, तो वो और इंजरीज़ की तरफ लेकर जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देयर वाज़ अ रीसेंट फ्रैक्चर
ठीक है, एंड द बोनी यूनियन इज़ इनकम्प्लीट, या तो फ्रैक्चर हुआ हुआ है और जो बोन की जो यूनियन है ना, मतलब बोन का जो आपस में जो यूनियन है वो इनकम्प्लीट है, तो आप स्ट्रेचिंग नहीं देंगे। देयर इज़ एविडेंस ऑफ एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शियस प्रोसेस, हीटिंग एंड swelling, और द सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग कुड बी डिस्टर्बटेड इन स्ट्रेच टिश्यू एंड सराउंडिंग रीजन। अगर वहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, इन्फेक्शियस कोई भी मतलब इन्फ्लेमेशन हुई हुई है जहाँ पर उसको हीट है, स्वेलिंग, मतलब इन्फेक्शियस प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, स्वेलिंग हुई हुई होती है, वार्म हो रहा होता है वो हिस्सा, रेडनेस हुई हुई होती है, ये सारी इंडिकेशंस है ना इन्फ्लेमेशन की। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो उसको आसान अल्फाज में इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई हुई है वहाँ पर, तो आप स्ट्रेचिंग जो है वो वहाँ पर नहीं देंगे, या फिर कोई टिश्यू जो है वो हील कर रहा है, अब वो हीलिंग के प्रोसेस में है, मतलब दैट टिश्यू इज़ नॉट हील्ड येट, लेकिन फिर आपने जो है ना वो उसके हीलिंग के प्रोसेस के दौरान ही आपने स्ट्रेचिंग करवानी शुरू कर दी, तो ये जो है वो सही नहीं होगा। तो ये जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, और या फिर सराउंडिंग रीजन की, ठीक है। अच्छा, देयर इज़ अ शार्प एक्यूट पेन विद जॉइंट मूवमेंट और मसल इलोंगेशन, कोई शार्प पेन है, एक्यूट पेन है विद जॉइंट मूवमेंट और मसल इलोंगेशन, कि आप जो है वो स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं, या फिर ऑब्वियसली आप स्ट्रेचिंग करवा रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा शार्प पेन फील हो रहा है, या उसको जो बहुत ज़्यादा फ़ौरन से उसको जो है ना बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगा है, तो दैट्स दी कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसके अलावा है कि हेमाटोमा और अदर इंडिकेशंस ऑफ द टिश्यू ट्रॉमा इज ऑब्जर्व, हेमाटोमा हुआ है, कोई सा भी ऐसा टिश्यू ट्रॉमा है। इसके अलावा हाइपर मोबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट, या हाइपर मोबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करिए। देखिए हम ये जो है ना ये कॉन्सेप्ट समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग हम किस लिए दे रहे हैं, हाइपो मोबिलिटी के लिए दे रहे हैं, जिसके अंदर रेंज ऑफ मोशन ऑलरेडी लिमिटेड है, जहाँ पर क्या है कि हमारे पास लिगामेंट्स जो है ना, लिगामेंट्स वगैरह या जो कैप्सूल्स वगैरह उनकी एडिशंस हुई हुई है, वो मतलब दोज जो कैप्सूल्स और लिगामेंट्स हैं आर नॉट नॉर्मल। अब हाइपर मोबिलिटी में क्या हो रहा होता है, हाइपर मोबिलिटी में हमें लेग्जिसिटी बहुत ज़्यादा मिल रही होती है, हमारे जो लिगामेंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट को अलाउ कर रहे होते हैं। अब हाइपर मोबिलिटी हमने पढ़ा भी है कि ये एबनॉर्मल भी हो सकती है, और जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है। मतलब उस नॉर्मल तो खैर इन द सेंस मैं इस चीज़ पे कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन हाइपर मोबिलिटी को अगर वो किसी भी इंडिकेशंस के साथ नहीं मिल रही ना, कि अगर वो किसी भी पेन के साथ या किसी एबनॉर्मल एंड फील के साथ नहीं मिल रही, तो आप उसको जो है वो सिम्प्टमेटिक जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं हम किसी भी हाइपो या हाइपर मोबिलिटी को, अगर वो किसी इंडिकेशन के साथ नहीं मिले कि पेन है ये सब कुछ, तो हम उसको नहीं कह सकते कि हम मतलब वो उसको जो है वो आप किसी भी इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि आप उसको ट्रीट करना लाज़मी है, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हाइपर मोबिलिटी या हाइपर मोबिलिटी किसी भी एबनॉर्मल एंड फील के साथ या पेन या किसी भी सिम्पटम के साथ मिले, तब आपने उसको जो है वो ट्रीट करना है। लेकिन वो स्ट्रेचिंग के अंदर आप सिर्फ हाइपर मोबिलिटी को ट्रीट करते हो, हाइपर मोबिलिटी को आप ट्रीट नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि जो बोन्स हैं वो पहले ही हाइपर मोबाइल हैं, आपने रेंज ऑफ मोशन को उसकी देखेंगे, ये जो है ना ये फुल रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है। अब हाइपर मोबिलिटी में ये हुआ इसकी रेंज ऑफ मोशन यहाँ तक कम हुई है, आपने उसको यहाँ तक अचीव करवाना है जो उसकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है। हाइपर मोबिलिटी में ये होता है कि उसकी रेंज ऑफ मोशन ये नॉर्मल थी और ये इतनी एबनॉर्मली बढ़ी हुई है, तो अगर आप हाइपर मोबिलिटी में और स्ट्रेचिंग करवाओगे तो वो और ज़्यादा जो है वो जॉइंट को जो है वो ख़राब करेगी, और दूसरा ये कि उसकी रेंज ऑफ मोशन हद से ज़्यादा बढ़ा देगी, जो कि सही नहीं है। तो आप जो है वो हाइपर मोबिलिटी में नहीं दोगे। सॉफ्ट टिश्यूज़ प्रोवाइड नेसेसरी जॉइंट स्टेबिलिटी इन द लिeu ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, के शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू प्रोवाइड नेसेसरी जॉइंट स्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि जो शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू हैं, अब ये हमने क्या पढ़ा था कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो शॉर्ट एंड हुए हैं, तो आप उसको जो है वो आप उसके अंदर स्ट्रेचिंग दे रहे हो। लेकिन अगर वो सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है ना, अगर उस जॉइंट को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, वो मतलब वो शॉर्ट हैं, बट येट स्टिल वो क्या कर रहे हैं कि वो जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी और द न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, तो फिर आप उसको जो है वो आप एज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग कंडीशन कंसीडर जो है वो नहीं करोगे। दूसरा हमारे पास आता है शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू इनेबल अ पेशेंट विद पैरालिसिस और सिवियर मसल वीकनेस टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शनल स्किल्स अदरवाइज नॉट पॉसिबल, के शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, अगर वो पेशेंट को जो है ना इनेबल अ पेशेंट विद पैरालिसिस और द सिवियर मसल वीकनेस टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शनल स्किल्स, के अगर वो सॉफ्ट टिश्यूज़ शॉर्टेंड तो हैं, लेकिन एक पैरालिसिस वाले पेशेंट को या मसल वीकनेस वाले पेशेंट को अगर वो इस तरह इनेबल कर रहे हैं कि वो कुछ फंक्शनल एक्टिविटी कर सके,
तो आप उसको जो है वो आप एज़ अ इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग नहीं लोगे, आप उसको छोड़ दोगे, क्योंकि वो जो है वो मतलब कुछ ना होने से होना बेहतर है, वो फंक्शनल स्किल्स को तो इनेबल कर रहे हैं ना, तो मतलब दिस इज़ इनफ। तो ये हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थी और इंडिकेशंस जो है वो आपने याद करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड आउटकम्स ऑफ स्ट्रेचिंग। पहला जो बेनिफिट होता है पहला जो बेनिफिट होता है स्ट्रेचिंग का, वो है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन। स्ट्रेचिंग क्या करवा रही होती है, अब हमने जो है वो यही पढ़ा कि स्ट्रेचिंग जो है वो इनेबल कर रही होती है एक पर्सन को कि उसकी बॉडी को जो है वो एक्सटेंसिबिलिटी मिले, फ्लेक्सिबिलिटी मिले, ताकि वो डेली जो एक्टिविटीज़ हैं उसको वो आराम से जो है वो परफॉर्म कर सकें। तो ये जो है वो क्या करती है, एक्सेंसिबिलिटी बढ़ा रही होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रही होती है फॉर और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास स्टैटिक जो है वो एक्सटेंसिबिलिटी है, वो सॉरी स्टैटिक स्ट्रेचिंग है, जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ा रही होती है। और पीएनएफ टेक्निक्स हैं। पीएनएफ टेक्निक्स हमने जो है ना वो आगे जाके इंशाल्लाह उसको भी जो है ना वो बहुत अच्छे से करेंगे। पीएनएफ टेक्निक या स्टैटिक स्ट्रेचिंग सॉरी। तो इन सबको जो है ना वो हम आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा ये सारी जो है ना ये स्टैटिक और पीएनएफ स्ट्रेचिंग जो है ना वो क्या कर रही होती हैं, ज़्यादातर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ कर रही होती हैं। इसके अलावा और तो इसके अंदर कोई इतनी ख़ास बात नहीं थी। आगे जाकर हम इन सारी चीज़ों को जो है ना वो और पढ़ेंगे। अब आगे दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास जनरल फ़िटनेस। जनरल फ़िटनेस के अंदर जब आप जो है ना एक नॉर्मल बंदा, एक हेल्दी पर्सन भी जब एक्सरसाइज़ जो है ना वो कर रहा होता है ना, तो उसको जो है वो हमने पढ़ा है कि हमें वार्म अप की ज़रूरत होती है, ठीक है ना? और दूसरा ये कि फिर एक्सरसाइज़ के बाद जो कूल डाउन प्रोसीजर होता है, उसका कूल डाउन प्रोसेस होता है, वो वार्म अप और कूल डाउन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्ट्रेचिंग को एज़ अ वार्म अप भी जो है वो कर सकते हैं, और फिर उसके बाद पोस्ट एक्सरसाइज़ आप कूल डाउन में भी जो है वो स्ट्रेचिंग को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है वो बहुत अच्छा जो है वो इफ़ेक्ट देती हैं, और डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस या फिर जो एक्यूट मसल सोरनेस है उससे उसको जो है वो प्रिवेंट कर रही होती हैं। या फिर आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि जनरल फिटनेस फॉर रिक्रिएशनल और वर्क प्लेस एक्टिविटीज़ या फॉर ट्रेनिंग इन प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, ये मतलब आप जो है वो उसको एज अ जनरली भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेचिंग को। अच्छा, फिर उसके बाद है अदर पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं हमारे पास। हमने पढ़ा कि रिडक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। हमने पढ़ा कि देखिए जितनी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी उतनी ही ज़्यादा इंजरीज़ के चांसेस होंगे, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं मतलब दे आर नॉट एक्टिव, तो उसमें क्या होता है, उनकी क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी वक्त के साथ साथ कम होती जाती है, तो मतलब वो जो है वो मोर प्रोन होते जाते हैं इंजरीज के ना। तो जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी इंजरीज कम होगी। तो पहली बात तो ये कि ये क्या कर रही है कि रिस्क ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को प्रिवेंट करिए। दूसरा ये कि रिड्यूस पोस्ट एक्सरसाइज डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस, जो हमने पढ़ा, इनहेंस फिजिकल परफॉर्मेंस, मतलब ओवरऑल फिजिकल परफॉर्मेंस को भी ये इनहेंस करती है। अच्छा, इंजरी प्रिवेंशन एंड रिड्यूस पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस जो है ना वो हमने जो है वो 2-3 दफ़ा पहले भी वीडियो में बात कर ली है। तो अब जो है वो हम बात करते हैं इनहेंस परफॉर्मेंस की। इनहेंस परफॉर्मेंस में मैंने यही बताया कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है उतनी ज़्यादा इंजरीज़ बढ़ती हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पर स्ट्रेचिंग को जो है एज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बना लेते हैं, तो क्या होता है कि इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बाकी जो हमारे पास जो स्पोर्ट्समैन्स होते हैं, ठीक है? उनको किसी एथलेटिक इवेंट में जाना है, तो वो भी जो है ना वो स्ट्रेचिंग को जो है ना वो प्रेफर करते हैं फॉर बिफोर दोज इवेंट्स ना, कि मतलब स्ट्रेचिंग जो है ना, क्योंकि ओवरऑल मतलब जो है वो मसल परफॉर्मेंस में जो है वो काम कर रही होती है। जैसे कि हमारे पास मसल की स्ट्रेंथ आ गई, पावर आ गई, इंड्योरेंस आ गई, या फिर या ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल फंक्शनिंग। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी पावर को, स्ट्रेंथ को और इंड्योरेंस को जो है ना वो मेंटेन रखने के लिए क्या कर रहे होते हैं कि उनके जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं या कुछ भी होता है, तो उससे जाने से पहले या उन कॉम्पिटिशन से पहले भी स्ट्रेचिंग को जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं। बट मतलब लेकिन इसका जो है कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है हमारे पास कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन वो करते हैं।
अच्छा, अब जो है ना वो हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट जो है वो टर्म्स आती हैं। एक है हमारे पास प्री इवेंट स्ट्रेचिंग या जिसको हम एक्यूट स्ट्रेचिंग भी कहते हैं, और दूसरी है हमारे पास क्रोनिक स्ट्रेचिंग। अब एक्यूट स्ट्रेचिंग क्या होती है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। एक्यूट स्ट्रेचिंग वो होती है कि कोई भी बंदा जो है वो किसी भी स्ट्रेनस एक्टिविटी करने से पहले स्ट्रेचिंग को वो उस वक़्त कर रहा है। लेकिन वो जो है ना वो किसी भी स्ट्रेचिंग प्रोग्राम को जो है ना वो फ़ॉलो नहीं कर रहा था, या भी किसी भी स्ट्रेचिंग रिज़ाइम को वो फ़ॉलो नहीं कर रहा था। उसने एक स्ट्रेनस एक्टिविटी करने से पहले बस स्ट्रेचिंग जो है ना वो कर ली, ठीक है? ये जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्यूट या फिर प्री इवेंट स्ट्रेचिंग कहलाता है। क्रोनिक स्ट्रेचिंग एज़ कम्पेयर टू दिस, क्रोनिक स्ट्रेचिंग ये होता है कि आप जो हैं वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ऑन अ रेगुलर बेसिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलो कर रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं। सही है। आप स्ट्रेनस एक्टिविटी जो है ना पहले आपने जो है ना एक स्ट्रेचिंग प्रोग्राम भी जो है ना, मतलब एक पूरा जो एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का पूरा जो एक प्रोग्राम होता है वो आप जो है ना वो रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं बिफोर डूइंग एनी स्ट्रेनस एक्टिविटी। या अगर आप स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं भी कर रहे लेकिन क्रोनिक स्ट्रेचिंग आप कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो उस एक्यूट और क्रोनिक स्ट्रेचिंग में ना बहुत फ़र्क होगा। किस तरह फ़र्क होगा कि क्योंकि अगर आपने कोई भी स्ट्रेनस बाउट जो है ना वो करना है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करनी है। अब आपने जो है ना वो कहा कि नहीं, स्ट्रेचिंग जो है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है मतलब बिफोर द स्ट्रेनस एक्सरसाइज, तो आपने जो है वो स्ट्रेचिंग कर ली, ठीक है? उसी वक़्त स्ट्रेचिंग की है, लेकिन आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं करते हुए आ रहे थे। तो वो जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी, वो इफ़ेक्टिव ही नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू क्रोनिक स्ट्रेचिंग। बिकॉज़ क्रोनिक स्ट्रेचिंग जो है ना वो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप करते आ रहे हो, आपकी बॉडी में चेंजेस आ गई हैं, सही है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू क्रोनिक स्ट्रेचिंग मतलब बिल्कुल सडनली आप ये चाहो कि आपकी बॉडी में बिल्कुल जो है ना वो चेंजेस आ जाएँ और स्ट्रेनस एक्टिविटी जो है ना मतलब वो अच्छे से परफॉर्म हो जाए, या उसके बाद जो है ना वो पोस्ट एक्सरसाइज जो है ना आपको मसल सोरनेस ना, तो ऐसा नहीं होगा। एक्यूट स्ट्रेचिंग जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू क्रोनिक। तो क्रोनिक स्ट्रेचिंग को जो है ना वो आपने मतलब अपनी लाइफ में ऐड करना है बिफोर डूइंग एनी एक्सरसाइज या एनी एक्टिविटी, या फिर हमने जैसे पढ़ा कि स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस कर रही होती है। तो आप ऐसे भी जो है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ जो है ना, यहाँ हमारे पास जो पोटेंशियल बेनिफिट या जो आउटकम थे स्ट्रेचिंग के, दे आर डन। अब जो है ना वो हम जो हमारा मेन टॉपिक है विच इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू रिस्पॉन्स टू इमोबिलाइजेशन स्ट्रेच, वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब हम जो है ना वो स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू विच इज़ द रिस्पॉन्स टू इमोबिलाइजेशन इन स्ट्रेच। सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी में होते हैं, आइदर दे आर मसल्स, द लिगामेंट, या इसके अलावा कैप्सूल्स, जितने भी जो चीज़ें होती हैं एज ए सॉफ्ट टिश्यूज़, ये सारी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं। तो उनका जो है ना रिस्पॉन्स क्या होता है टुवर्ड्स द इमोबिलाइजेशन, कि जब चलते चलते एक एक्टिविटी हो रही, मतलब एक ह्यूमन बॉडी जो थी वो एक एक्टिविटी कर रही है, और फिर किसी भी वजह से वो जो है एक्टिविटी जो है वो सीज़ हो रही है ड्यू टू अगर किसी भी पैरालिसिस की वजह से, या फिर कोई भी वजह हो सकती है मोबिलाइजेशन की, उसके टुवर्ड्स जो होता है ना वो सॉफ्ट टिश्यूज़ का क्या रिस्पॉन्स होता है, और टुवर्ड्स द स्ट्रेच, कि जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होता है। हम एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट जो है ना विद रिस्पेक्ट टू दिस पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमने जो है ना वो जब हमने स्ट्रेच अप्लाई करना है तो कौन कौन सी टेक्निक को किस तरह देकर करना है कि हमें प्रॉपर स्ट्रेच का जो है ना वो रिस्पॉन्स मिले। तो अब इसको जो है शुरू करते हैं। अच्छा, पहले ये लिखा हुआ है कि द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मूव फ्रीली, दैट इज़ विदाउट रिस्ट्रिक्शन एंड with control during the functional activities is dependent on the passive extensibility of the soft tissue as well as active neuromuscular control। कि जो हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होती है बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के मूव करने की, वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। एक ये उसकी पैसिव एक्सेंसिबिलिटी सॉफ्ट टिश्यूज़ की, कि सॉफ्ट टिश्यूज़ को एक्सेंसिबल होना चाहिए, जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी, एज़ वेल एज़ द एक्टिव न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, या उसका क्या होना चाहिए कि जो ब्रेन से सिग्नल आ रहे हैं, मतलब जो जो मसल्स के पास जो सिग्नल आ रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल जो है ना वो उसका अच्छा होना चाहिए। जब भी क्या होगा कि हम जो है ना कोई भी मूवमेंट बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के कर सकेंगे। अब यहाँ पर नीचे जो है ना इन्होंने एक बात लिखी हुई है कि व्हेन स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स आर अप्लाइड टू दीज सॉफ्ट टिश्यूज, द डायरेक्शन, वेलोसिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच एज वेल एज द टिश्यू टेम्परेचर, टेंशन, स्टिफनेस अफेक्ट्स द रिस्पॉन्स ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड आउटकम ऑफ स्ट्रेचिंग प्रोग्राम्स। मतलब अब ये क्या कह रहे हैं कि जब आप जो है ना स्ट्रेचिंग जब अप्लाई करते हो इन सॉफ्ट टिश्यूज़ पर, तो उसकी जब हम जो है ना वो पैरामीटर्स पढ़ेंगे ना इसके,
सॉरी डिटर्मिनेंट्स जब पढ़ेंगे तो फिर जो है ना हम इसमें वेलोसिटी कितनी रखनी है, स्ट्रेचिंग की इंटेंसिटी कितनी रखनी है, ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, इन सब की बात करेंगे। अभी मतलब इसके ऊपर इन्होंने सिर्फ एक छोटा सा रिव्यू दिया हुआ है कि ये सब बहुत बहुत डिपेंड करता है मतलब सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी पर मतलब इफ़ेक्ट बहुत करती हैं ये सारी चीज़ें। दूसरी बात ये कि जैसे टेम्परेचर, टेंशन, स्टिफनेस वगैरह ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं किस पर, टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी के ऊपर। तो हमने इन सब का बहुत ख्याल रखना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग स्ट्रेचिंग। अच्छा, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यू एंड न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू अफेक्ट टिश्यू लेंथनिंग। सही है, कॉन्ट्रैक्टाइल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी जो हैं, और इसके अलावा न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी, ये सब भी जो है वो क्या कर रही होती हैं, उनका भी जो है बहुत इफेक्ट होता है टिश्यू लेंथनिंग पे। अच्छा, अब हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, वो डिवाइड होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल में और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ में। कॉन्ट्रैक्टाइल में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है कॉन्ट्रैक्शन वाला वो मसल्स में है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो हमारे मसल्स होंगे, बाकी जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है उसके अंदर लिगामेंट्स वगैरह, या जो मसल्स को जो लेयर्स जो है ना वो जो रैप कर रही होती हैं, वो सारी भी जो है ना वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ में आती हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ है ना उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इलास्टिसिटी, विस्को इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी तो हमने पढ़ी हुई है कि किसी भी चीज़ को आप जितना जो है वो उसको स्ट्रेच करोगे उसको अपनी दोबारा जगह पर जो है वो आना है। इसके अलावा विस्को इलास्टिसिटी क्या होती है हमारे पास, विस्को इलास्टिसिटी जो है ना वो कि हमारे पास टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी की किस तरह से कि ये जैसे कि हमारे जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ जो होते हैं ना हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़, वो ऐसे नहीं होता कि उसको आप जब जो है ना वो स्ट्रेच करोगे वो प्रॉपर मतलब फ़ौरन से स्ट्रेच हो जाएंगे, दे टेक टाइम। जब आप उस स्ट्रेच को मतलब आप अगर उस नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू को स्ट्रेच करते हो और फिर उसके बाद कुछ टाइम तक उस स्ट्रेच को सस्टेन रखते हो, मतलब उस स्ट्रेच को आप कुछ टाइम के लिए जो है ना वैसे ही मतलब स्ट्रेच करे रखते हो। फिर उसके बाद मतलब एज टाइम पासिस और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फिर उसके बाद वो जो है ना वो लेंथन होते हैं, मतलब फिर उसके बाद उनकी लेंथ में चेंज आता है। फिर उसके बाद जब उनकी लेंथ में चेंज आ जाता है तो भी एज टाइम पासिस फिर वो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो है वो अपनी प्री स्ट्रेच स्टेट में जो है ना वो वापस आ जाते हैं आफ्टर द स्ट्रेच फोर्स हैज़ बिन रिमूव्ड। ये हो गई हमारे पास विस्को इलास्टिसिटी। दूसरा क्या है, प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी क्या होती है कि it's a tendency of the soft tissue to assume a new and greater length after the stretch force has been removed। कि ये प्लास्टिसिटी क्या होती है कि सॉफ्ट टिश्यू की जो एक टेंडेंसी होती है कि वो उस जो है ना उस जो जो उसकी जो न्यू लेंथ या न्यू स्टेट जो है वो अचीव हुई है उसको वो क्या रख सकें, उसको जो है ना वो वैसे ही रख सके आफ्टर द स्ट्रेच फोर्स हैज़ बिन रिमूव्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लास्टिक या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं इसको। अब डिफॉर्मेशन का जब नाम आते हैं ना तो हम ये समझ रहे होते हैं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, कुछ गलत बात हो गई, इसकी वजह से तो डिफ़ॉर्म हो जाएगा मसल, इस तरह का कुछ नहीं होता। प्लास्टिसिटी जो है ना दिस इज़ व्हाट वी नीड ना, कि हमने अगर कोई एक मतलब एक पेशेंट है उसको कॉन्ट्रैक्चर आया हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्चर को रिमूव करने के लिए आपको आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही करानी है। मतलब आपने उस स्ट्रेच फ़ोर्स को या उस जो स्ट्रेचिंग टेक्नीक आप अप्लाई कर रहे हो, उसको आपने मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इतनी डिफॉर्मेशन आए, ज़्यादा नहीं, इतनी डिफॉर्मेशन आए कि वो मसल जो है ना वो न्यू लेंथ गेन कर ले। तो डिफॉर्मेशन इज़ नॉट समथिंग के ना कि आपको मतलब कि ऐसा लगे कि नहीं ये जो है ना ये डिफॉर्मेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये जो है ना ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही हमने जो है ना वो अचीव करनी होती है, क्योंकि हमने मसल्स को जो है ना वो न्यू लेंथ गेन करवानी है। फिर हमारे पास आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ जो है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की पहले हम बात करें, फिर उसके बाद हम नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ की बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज़ हमने जैसे पहले बात की, वो हमारे पास मसल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन विद इन द मसल्स देयर आर सम टिश्यूज़ दैट आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। अब वो क्या होते हैं, जैसे हमारे पास जो अंदर की लेयर आती है जैसे द एंडोमीसियम, इसके अलावा जो एक लेयर होती है जो मसल फाइबर्स को कवर कर रही होती है जैसे पेरीमीसियम, क्या वो मसल की लेयर जो पूरे मसल को सराउंड कर रही होती है, एपीमीसियम, ये सारी लेयर जो हमें पहले से पढ़ी हुई है, हमें पहले से पता है कि एंडोमीसियम, पेरीमीसियम, एपीमीसियम, ये सारी जो लेयर्स होती हैं ये नॉन कॉन्टेक्टाइल होती हैं, ठीक है। तो
कुछ मसल मतलब अब अगर मतलब जो है वो अगर आपसे कोई पूछे तो मसल जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल या नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है। जो मसल्स के जो सिंगल यूनिट होते हैं, जो सार्कोमेयर है, सार्कोमेयर जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल है, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि एक्टिन, मायोसिन, वो बल्ब फॉर्मेशन और ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है पहले से। तो ये सारा कुछ जो होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट है। और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट में क्या है, हमारे पास ये जो लेयर्स आ जाती हैं। अब इन लेयर्स का क्या काम होता है, ये जो है ना एज अ मतलब जैसे कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, ये एज अ कनेक्टिव टिश्यू काम कर रहे होते हैं, और ये उन मसल्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू द पैसिव एलोंगेशन। मतलब उसको पैसिवली एलोंगेट नहीं होने देते, उसको पैसिव एलोंगेशन से रेजिस्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे कि कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं हमारे पास, तो कॉन्ट्रैक्चर्स जब डेवलप होते हैं तो इनके दरमियान जो होती है ना वो एडिशंस हो जाती है बिटवीन द कोलेजन फाइबर। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये मूवमेंट्स को रेजिस्ट करते हैं। अच्छा, अब बाकी जो इसकी यहाँ डिटेल लिखी हुई है ना, वो यही इसी डायग्राम से जो है ना वो समझ आ जाएगी। और ये डायग्राम हमने काफ़ी पहले से ही पढ़ी हुई है। हमें पता है कि मतलब ये जो है ये एक सिंगल मसल है, ठीक है? एक मसल है, उसका फाइबर मायोफिब्रिल होती है। मायोफिब्रिल के अंदर फिर उसके बाद ये जो सार्कोमेयर की जो आई बैंड्स होते हैं, इसके अलावा एच ज़ोन होता है, ए बैंड होता है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। तो हमें जो है वो इसको दोबारा रिवाइज़ करने की नीड नहीं है। बस हमने ये पता होना चाहिए हमें कि कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल इज़ दिस, ठीक है? तो आगे बस हमने इसको बस ये पता करना है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। अच्छा, अब जो है ना वो हम आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ दी हुई है, ये, ठीक है? ये चीज़ बस देखनी है कि जब कि रिलैक्स पोजीशन में, स्ट्रेच पोजीशन में, मॉडरेट कंट्रैक्शन और मैक्सिमम कंट्रैक्शन में वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है हमारा मसल का, उसके अंदर चेंजेस क्या आते हैं। देखिए, स्ट्रेच में क्या हो रहा होता है कि जो मायोसिन और जो एक्टिन है वो एक दूसरे से बहुत अलग अलग हो जाते हैं। रिलैक्स में जो रिलैक्स स्टेट होती है जो हमने देखी हुई है, ये दैट्स ए रिलैक्स स्टेट। इसके अलावा जो मॉडरेट कंट्रैक्शन है उसके अंदर क्या होता है, और मैक्सिमम कंट्रैक्शन के अंदर ये कितने एक दूसरे के जो है वो करीब आ जाते हैं। और वो हमने पढ़ा हुआ है कि आई बैंड्स और ए बैंड्स में क्या जो है ना वो चेंजेस आ रहे होते हैं, वो डिक्रीज़ कब होते हैं, इसके अलावा लेंथन कब होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इस पैराग्राफ में बस यही बात की हुई थी। मेन जो चीज़ आती है वो आती है मैकेनिकल रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट टू स्ट्रेच एंड इमोबिलाइजेशन। कि अगर एक बंदा इमोबिलाइज हो गया है, एक ह्यूमन बॉडी है या एक मसल है पर्टिकुलरली जो इमोबिलाइज हो गया है, उसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, और जब हम उनको स्ट्रेच करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। अब रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच पढ़ते हैं पहले, कि व्हेन अ मसल इज स्ट्रेच एंड एलोंगेट, द स्ट्रेच फोर्स इज ट्रांसमिटेड टू द मसल फाइबर व कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें जैसे हमने पढ़ा था कि जब स्ट्रेच फोर्स जब स्ट्रेच होता है ना, और जब एलोंगेट होता है, तो वो जो स्ट्रेच फोर्स होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है टू द मसल फाइबर। किसके थ्रू हो रही होती है, वो एंडोमीसियम और पेरीमीसियम के थ्रू हो रही होती है। अब ये क्यों हो रहा होता है? ये जो है ना कहते हैं कि जो ना कि हाइपोथेसिस है कि उनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्टाइल और जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है मसल के, उनके दरमियान जो है ना वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेच फोर्स जो होती है, जब स्ट्रेच फोर्स अप्लाइड हो रही होती है, तो वो थ्रू द नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल, द कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल्स के जो है टूवर्ड्स वो हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है? अब जो मेन कंपोनेंट इसके अंदर आता है, जो स्ट्रेच फोर्स के थ्रू आ रहा होता है, दैट इज़ सार्कोमेयर गिव। सार्कोमेयर गिव क्या होता है? सार्कोमेयर गिव ये होता है हमारे पास कि अ, जब मसल जो है वो लेंथन हो रहा होता है ना, जब स्ट्रेच फोर्स जो है वो अप्लाई की जाती है, जब स्ट्रेच फोर्स वहाँ पर जो है वो अप्लाई की जाएगी, तो हमें पता है कि क्या होगा कि मतलब एज टाइम पासेस उसमें क्या होगा कि मायोसिन और एक्टिन जो है, जो हमने यहाँ इस डायग्राम में देखा था, स्ट्रेच इस ये वाली डायग्राम में, स्ट्रेच वाली डायग्राम में, कि यहाँ पर क्या होगा कि एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं, दैट स्लाइड्स अपार्ट, और फिर वो क्या होता है, सार्कोमेयर जो है वो लेंथन होता जाता है, ठीक है? ये इसकी इसका ये नॉर्मल स्टेट थी, ये क्या है, स्ट्रेच स्टेट है। तो इसके अंदर क्या है कि सार्कोमेयर क्या है, ये लेंथन हो रहा है। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये हमारे पास सिंपली कहलाती है सार्कोमेयर गिव। और दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब आपका मसल्स जो है ना स्ट्रेच करता है। जब हम मसल्स को स्ट्रेच कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ हो रही होती है कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल में। बस इसके अलावा और कुछ नहीं कहा था, कुछ नहीं कहा इसके अंदर इन्होंने सार्कोमेयर गिव में। और बाकी इन्होंने बस ये कहा हुआ है कि अगर आपको, हाँ, फिर उसके बाद ये होता है कि जब वो स्ट्रेच फोर्स जो है वो रिमूव हो जाती है, तो क्या होता है कि वो मसल जो होता है वो अपनी प्री स्ट्रेच पोजीशन में आ जाता है ड्यू टू इलास्टिसिटी, वी नो दैट। अब
दूसरा ये अगर ये कह रहे हैं कि अगर आपको वो शेप या वो जो लेंथन किया हुआ जो आपने जो एक मतलब वो जो स्टेट थी लेंथन होने की उसको अगर मेंटेन रखना है, अगर रिटेन रखना है तो आपने क्या करना है कि या तो आप विस्को इलास्टिक वाला चेंज दें कि थोड़ी टाइम उसको सस्टेन रखें और फिर तो क्या होगा कि तो विस्को इलास्टिक चेंजेस की वजह से मसल में इलोंगेशन थोड़ी देर तक रहेगी, ठीक है। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है ना वो वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होते हैं ना उसके थ्रू आएगा कि उसको आपने इतना सस्टेन रखना है। सस्टेन रखने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू होगी। एक वक्त आता है कि जब वो प्लास्टिक रेंज में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ डिफॉर्मेशन होना शुरू होती है और फिर उसके बाद से मसल जो है वो अपनी नॉर्मल हालत में नहीं पहुँचता, उसके अंदर डिफॉर्मेशन होती है और वही वही बात ये पॉजिटिव डिफॉर्मेशन होती है कि मसल लेंथन हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके मतलब डिफ़ॉर्मेशन एक हद तक ठीक है ना कि अगर आप थोड़े से टाइम के लिए या थोड़े से अरसे के लिए या थोड़ी-सी डिफ़ॉर्मेशन अगर आप उसके अंदर कर रहे हो, तो वो ठीक है, वो डिफ़ॉर्मेशन पॉज़िटिव है। लेकिन ज़्यादा जिसकी चीज़ की भी होती है, वो बुरी होती है। तो फिर उसके बाद अगर उस रेंज के बाहर अगर आप जो चीज़ जो है ना, वो लेके जाते हो और मज़ीद डिफ़ॉर्मेशन होती है, तो वो जो है वो क्या है, वो डेंजरस है और मसल जो है वो फिर वाक़ई डिफ़ॉर्मेशन में जाते हैं। तो ये चीज़ हमने नहीं करनी, हमने पॉज़िटिव डिफ़ॉर्मेशन की तरफ रखना है। जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व वाला जो कर्व पढ़ेंगे, तो उसके अंदर सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, ये जो था ये रिस्पॉन्स था मैकेनिकल रिस्पॉन्स था, किसके रिस्पॉन्स में? स्ट्रेच के रिस्पॉन्स में। अब हम देखते हैं कि इमोबिलाइज़ेशन जब हो रही होती है तो क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर जो है वाइवा में अगर आपसे पूछा जाता है तो एक चीज़ क्या याद रखनी कि जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है उसका उस स्ट्रेच पे उसका क्या रिस्पॉन्स पड़ता है। तो आपने एक जवाब देना है, सिर्फ एक वर्ड, विच इज़ द सार्कोमेयर गिव, कि सार्कोमेयर लेंथन हो जाता है, वो जो है वो स्ट्रेच रिस्पॉन्स है ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल। अब इमोबिलाइजेशन के टुवर्ड्स उसका क्या रिस्पॉन्स होता है ये हम पढ़ते हैं। अच्छा जी। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्या आते हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्या आते हैं इसके अंदर कि डिके ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होना शुरू हो जाता है। अगर एक मसल प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन में गया हुआ है तो क्या चेंजेस आते हैं ना। पहले क्या होता है कि डिके ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। इसके अलावा मसल फाइबर का डायमीटर डिक्रीज़ होने लगता है, नंबर ऑफ मायोफिब्रिल डिक्रीज़ होने लगते हैं, इंट्रामस्कुलर कैपिलरी डेंसिटी डिक्रीज़ होने लगती है और आउटकम क्या होता है कि मसल एट्रोफी या फिर वीकनेस की तरफ जाता है। अब दूसरा क्या होता है कि एज द इमोबिलाइज मसल एट्रोफीज एंड इंक्रीज इन फिब्रस एंड फैटी टिश्यू इन मसल्स ऑल्सो अकर। एक तो फिब्रस टिश्यूज़ हैं और फैटी टिश्यूज़ जो है ना वो जो है वो क्या हो रहे होते हैं, वो आने शुरू उसके अंदर क्या होते हैं कि मतलब आने शुरू हो जाते हैं जो फिब्रस या फैटी टिश्यू हैं उसके अंदर। अब हमने जो पढ़ा था, जो हमारे पास फाइब्रस होते हैं ना, फाइब्रस जो टिश्यू होता है जैसे वो फाइब्रस स्कार आ रहा था हमारे पास, तो वो क्या होता है, वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका अगर कॉन्ट्रैक्चर होता है ना तो उसको रिलीज़ करना या तो होता ही नहीं है या तो वो बहुत मुश्किल से होता है। मतलब तो ये जो है इमोबिलाइजेशन से इतने जो है वो सिवियर रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं। अब क्या है इसके अंदर लिखा हुआ है कि द कॉम्पोजिशन ऑफ द मसल अफेक्ट्स इट्स रिस्पॉन्स टू इमोबिलाइजेशन विद एट्रोफी अकरिंग मोर क्विकली एंड मोर एक्सटेंसिवली इन टोनिक स्लो स्ट्रेच पोस्टरल मसल फाइबर्स देन द फेसिक फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कहाँ पर ज़्यादा आ रहे होते हैं टोनिक जो इमोबिलाइजेशन का जो रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादातर सबसे पहले, ज़्यादातर नहीं सबसे पहले जो ज़्यादा क्विकली कहाँ पर आ रहा होता है, टोनिक स्लो ट्विच मसल फाइबर में आते हैं। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो जैसे हमारे पोस्टरल मसल्स हो गए, बैक के मसल, जो बैक ऑफ द लेग, मतलब जो बैक ऑफ द लोअर लेग है हमारे पास, वो जो मसल्स हो गए। इसके अलावा जो हमारे पोस्टरल मसल्स होते हैं, बड़े बड़े जो मसल्स हैं, उसके अंदर ये रिस्पॉन्स काफ़ी जल्दी आ रहा होता है एज़ कम्पेयर टू फास्ट ट्विच फाइबर। जो हमारे पास जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं ना, जैसे हैंड के मसल्स हो गए, या फास्ट ट्विच फाइबर्स में हमारे हैमस्ट्रिंग्स आ गए, बाइसेप ट्राइसेप्स आ गए, ये भी फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं। तो इनमें ज़रा देर से, मतलब इनमें ज़रा देर से आते हैं एज़ कम्पेयर टू जो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं, उनमें ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द इमोबिलाइजेशन द ग्रेटर इज़ द एट्रोफी ऑफ द मसल एंड द लॉस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा इमोबिलाइजेशन उतनी ज़्यादा एट्रोफी ऑफ द मसल और उतनी ही ज़्यादा फंक्शनल स्ट्रेंथ जो है उसका लॉस। अब even more significant deterioration in in the motor unit requirement occur as they reflected by the EMG activity, both compromise the force producing capabilities of the muscle.
अब ये बातें समझ आती है ना कि देखिए मोटर यूनिट क्या है हमारे पास। मोटर यूनिट वो हैं कि वो बंडल्स ऑफ द फाइबर्स विच आर इनोवेटेड बाय अ सिंगल नर्व रूट। ये मोटर यूनिट होता है। अब जितनी ज़्यादा जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप क्या होता है कि आप रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट हो जाती है, मतलब मसल्स का बल्क बढ़ना शुरू हो जाता है, या इस न्यूरल एक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से होना शुरू हो जाती है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल अच्छा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मोटर मतलब जिस तरह जैसे अगर आप बाइसेप और ट्राइसेप्स को जो है ना वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप उन्हीं पर काम करेंगे तो क्या होगा कि मोटर यूनिट वहाँ पर ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएँगे, और क्या होगा, मसल की एक्टिविटी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, रिक्वायरमेंट होनी शुरू होती है उनकी मसल जब मोटर यूनिट की रिक्वायरमेंट होनी शुरू होती है एज़ कम्पेयर टू इमोबिलाइजेशन। अब अगर हम जो है उसको इमोबिलाइजेशन से कंपेयर करें, एक्टिविटी को इमोबिलाइजेशन से जो है ना वो कंपेयर करें, तो क्या होगा कि इमोबिलाइजेशन के अंदर उनकी कम रिक्वायरमेंट हो रही है, तो क्या हो रहा है कि मसल वीकनेस की तरफ जा रहा है, वो वीक होता जाएगा, एट्रोफी होगी उसकी और फंक्शनल स्ट्रेंथ उसकी लॉस होती जाएगी। अब ये तो हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अब शॉर्ट एंड पोजीशन, अच्छा अब एक चीज़ है कि 2 रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं, वो भी अलग-अलग, कि इमोबिलाइज़ अगर वो मसल इमोबिलाइज़ हुआ है शॉर्टेन पोज़ीशन में, या वो मसल इमोबिलाइज़ हुआ है लेंथन पोज़ीशन में। तो अब पहले देखते हैं कि इमोबिलाइज़ेशन अगर शॉर्टेन पोज़ीशन में आ रही है तो उसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर होता है सार्कोमिया एब्ज़ॉर्प्शन। उधर हमने पढ़ा था कि जब स्ट्रेच हो रहा होता है तो वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, सार्कोमिया गिव, और ये सार्कोमिया एब्ज़ॉर्प्शन का। ये हमें पता है सार्कोमिया एब्ज़ॉर्प्शन क्या है। सार्कोमिया एब्ज़ॉर्प्शन क्या है कि जैसे नंबर ऑफ सार्कोमिया डिक्रीज़ होने लग जाएँगे, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि देयर इज़ अ रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ द मसल एंड इट्स फाइबर एंड इन द नंबर ऑफ द सार्कोमेयर इन द सीरीज विद इन द मायोफिब्रिल। ठीक है, नंबर ऑफ सार्कोमेयर क्या है, डिक्रीज होने शुरू हो रहे हैं। दिस एब्जॉर्प्शन अकर एज फास्टर रेट एज द मसल्स एबिलिटी टू रीजनरेट सार्कोमेयर इन एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर इटसेल्फ। कि ये जो एबिलिटी जो उसकी आ रही होती है ना अपने आप को रीजनरेट करने की, वो कम है एज़ कम्पेयर टू के जो इमोबिलाइजेशन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं। इमोबिलाइजेशन के चेंजेस बहुत तेज़ी से आएंगे एज़ कम्पेयर के एक बंदा अपनी एक्टिविटी को इन्हेंस कर रहा है, मतलब साकोमेयर को, या मतलब मसल यूनिट जो है या मोटर यूनिट है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है एक्टिविटी की वजह से। जो जितना अरसा आपको एक्टिविटी को मेंटेन करने के बाद मिलेगा ना, जो जो रिजल्ट मिल रहा है उसकी जो सेकंड्स में जो रिजल्ट मिल रहा है ना, वो इमोबिलाइजेशन की वजह से इमोबिलाइजेशन के रिजल्ट ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एक्टिविटी। इसको इस तरह कह लें। तो it has also been suggested that a muscle immobilized in a shortened position atrophies and weakens at a faster rate than if it's held in a lengthened position over time। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मसल जो इमोबिलाइज हुआ है शॉर्टन पोजीशन में, वो ज़्यादा जल्दी जो है वो एट्रोफिस होता है देन द मसल जो कि लेंथन पोजीशन में है, और अगर वो लेंथन पोजीशन में जो है वो इमोबिलाइज है। तो अब आगे हम देखते हैं कि इमोबिलाइजेशन इन द लेंथन पोजीशन क्या चेंजेस आते हैं। अच्छा, हाँ, ये रहा इमोबिलाइजेशन इन अ लेंथन पोजीशन। अब इमोबिलाइजेशन इन अ लेंथन पोजीशन में क्या क्या चेंज है कि if a muscle is held in a lengthened position for an extended period of time, it adapts by increasing the number of sarcomere in series, sometimes referred to as myofibrillogenesis। उसके अंदर क्या हो रहा था, सार्कोमेयर एब्जॉर्प्शन हो रही थी, लेकिन अगर एक मसल इमोबिलाइज हुआ है लेंथन स्टेट में, तो वहाँ पर मायोफिब्रिलोजेनेसिस हो रही है, वहाँ पर सार्कोमेयर क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये कहा जाता है कि मायोफिब्रिलोजेनेसिस क्यों हो रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक मसल जो है ना वो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लेंथन है। तो अब ऑब्वियसली जो पहले से जो वहाँ पर सार्कोमेयर थे, जो पहले से वहाँ पर सार्कोमेयर थे, दे आर इन इनफ। तो अब उस लेंथन पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, मतलब दैट मसल नीड मोर सार्कोमेयर, तो वहाँ पर क्या हो रही होती है, वहाँ पर मायोफिब्रिलोजेनेसिस हो रही होती है। ये एक जो है वो क्या है, वो हाइपोथेसिस है, इसको कहा गया। अच्छा, जो मेन बात है ना वो ये है कि यहाँ पर कि ये रिलेटिवली परमानेंट प्लास्टिक फॉर्म की तरफ भी जा सकती है, मतलब परमानेंट एलोंगेशन भी आ सकती है उस लिम्ब की, अगर क्या हो कि उसको मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको मेंटेन रखा जाए रेगुलर, या फिर उस जिस तरह जैसे वो मसल जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मसल था किसी भी मतलब लिम्ब का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लेग की बात करूँ, तो वहाँ के जो मसल्स हैं, अगर वहाँ पर कोई फ्रैक्चर होता है, ठीक है, या कुछ भी होता है, अब वो जो है वो जो मसल है ना वो लेंथन पोजीशन में रखा गया है काफ़ी अरसे के लिए। अब उस मसल को जो है ना काफ़ी अरसे के लिए लेंथन पोजीशन में रखा गया। अब जब पता है क्या होगा कि जब वो जो है वो
जो प्लास्टर होगा या कुछ भी होगा वो जब उतरेगा और फिर उसके बाद जब वो पर्सन जो है वो अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू करेगा, तो एक टाइम आएगा कि वो मसल अपनी दोबारा से उस स्टेट में चला जा सकता है। लेकिन अगर उस एक्टिविटी को, अगर उस मसल को हमने अगर लेंथन रखना ही है, तो हमने कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करनी होंगी कि उसकी वजह से क्या हो, ये जो हमारी लेंथ है ना वो मेंटेन रहे। मतलब उसके अंदर क्या हो कि वो इलास्टिसिटी की तरफ ना जाए, और उसके अंदर जो है ना कुछ प्लास्टिक चेंजेस या डिफॉर्मेशन थी ना, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वो आनी शुरू हो जाए। तो अब अगर प्लास्टिक एस्पेरेंट उतरता है और अगर दैट पर्सन वांट्स के उसके जो एलोंगेशन है ना वो मेंटेन रहे, तो ही नीड्स टू बी, मतलब ही नीड्स टू डू समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब उस कुछ फंक्शनल एक्टिविटीज़ उसको ऐसी करनी होंगी रेगुलर बेसिस पर कि वो जो लेंथ है वो मेंटेन रहे। अच्छा, अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि द मिनिमम टाइम फ्रेम नेसेसरी फॉर द स्ट्रेच मसल, ये हाँ, द मिनिमम टाइम फ्रेम नेसेसरी फॉर द स्ट्रेच मसल फाइबर टू बिकम अ लॉन्गर मसल बाय एडिंग सार्कोमेर इन सीरीज इज नॉट नोन। खैर ये तो सारी जो है वो मतलब हाइपोथेसिस की बात है ना। जो मेन बातें हैं वो ये हैं कि हाँ, कि देखें जहाँ पे जो है ना, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ये जो चीज़ हो रही होती है ना मायोफिब्रिलोजेनेसिस, वो कब-कब हो सकती है। जैसे डायनामिक स्प्लिंट्स लगे हुए हैं, सीरियल कास्ट लगे हुए हैं, इसके अलावा परहैप्स एज़ अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इसकी वजह से भी ये सारी चेंजेस आने लगती हैं। हाउएवर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ sarcoma adaptation in human skeletal muscle recently was reported showing long-term continuous limb distraction to achieve lengthening of the patient's femur। खैर, ये आपने देखने के डायनामिक स्प्लिंट्स हो गए, सीरियल कास्ट हो गए, या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, उनकी वजह से भी ये परमानेंट लेंथनिंग आ सकती है। और बाकी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ये मेन बात है कि लास्टिंग, एक मिनट, the adaptation of the contractile unit of the muscle as in increase or decrease in the number of sarcomere to prolong positioning in either lengthen or shorten position is transient होती है। ये दोनों जैसे भी हमने इमोबिलाइजेशन के टुवर्ड्स बात की, या तो वो शॉर्टन पोजीशन में हो या तो वो लेंथन पोजीशन में हो, दोनों की दोनों क्या होती हैं, ट्रांजिएंट होती हैं। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है कि वो कुछ अरसे इस तरह रहने के बाद अपनी हालत में वापस आ सकती हैं, ऐसा नहीं कि वो परमानेंट हो जाए। लेकिन लेस जैसे 3 to 5 वीक्स तक रहेंगी, इफ़ द मसल 3 to 5 वीक्स तक जो है ना ये चेंजेस रहेंगी। लेकिन फिर वो बंदा क्या करे, अगर वो एक्टिविटी अपनी जो है वो शुरू कर दे, स्टार्ट कर दे, तो फिर क्या होगा कि वो मसल अपनी असली हालत में वापस आ सकता है। जैसे उस स्टेट में वापस आएगा जो इमोबिलाइजेशन से पहले थी। लेकिन अगर आपने क्या करना है, अगर आपने उसको मेंटेन रखना है ना, अगर आपने मतलब जो स्टेट है उसको अगर आपने सस्टेन रखना है, तो आपने क्या करना होगा कि आपने डेली बेसिस पर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो है ना वो शामिल करनी होंगी अपनी लाइफ में, कि जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग डिफॉर्मेशन आए उसके अंदर। इन क्लिनिकल सिचुएशन दिस अंडरस्कोर द नीड ऑफ द पेशेंट टू यूज फुल रेंज ऑफ मोशन ड्यूरिंग अ वेराइटी ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज़ टू मेंटेन स्ट्रेच्ड इंड्यूस गेन इन मसल फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। अब अगर जैसे हमने पढ़ा कि जो मसल एलोंगेशन है या मायोफिब्रिलोजेनेसिस है, वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की वजह से भी आ सकती है ना। अब एक कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है ना, अब इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना हमने, कि एक कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है। कॉन्ट्रैक्चर, अब हमने जो है ना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज उस बंदे को करवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि मसल लेंथन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस बंदे ने वो एक्सरसाइजेस मेंटेन ना रखी, या उन एक्सेस या अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ में भी कुछ काम उसने ऐसे करने हैं जो रिक्वायर करें उसकी फुल रेंज ऑफ मोशन, तो अगर उसने वो चीज़ें मेंटेन ना रखी, तो इट इज़ पॉसिबल कि आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ 3 to 5 वीक्स द मसल विल रीगेन इट्स, मतलब इट्स प्री स्टेट, जो 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 प्री एक्सरसाइज स्टेट थी, वो जो है वो रिटेन कर लेगा दोबारा से। तो क्या है कि हमने इसको करते रहना है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आती है न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी क्योंकि वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब तक आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसको जो है वो अच्छे से समझा दूँ। और अब फिर भी अगर जो है ना कुछ समझ नहीं आता, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अल्लाह हाफ़िज़।